हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट। टॉपिक है फोर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आधे कंसेप्ट तो हमने देख लिए हैं। अभी बचे हुए कंसेप्ट जो है ये वीडियो हम स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, बैंकिंग वॉज मोनोपोली ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो जब प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री, तब बैंकिंग एक मोनोपोली था प्राइवेट सेक्टर में। दिस बैंक्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। द डायरेक्टर्स ऑफ दिस बैंक्स वर वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो डायरेक्टर्स थे बैंक्स के, वो किस तरह के वर्किंग करते थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और प्रॉफिट इंक्रीज करने में। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस, द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक इन 1955। तो ये स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया इंपीरियल बैंक 1955 में। इट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। दिस बैंक ओपन सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। ये बैंक ने पूरे कंट्री में बहुत सारे ब्रांचेस ओपन कर लिए एंड इन शॉर्ट वाइल एंड प्ले अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट, और उनका डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल आ गया। बैकग्राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन। इंडिया हैड एडॉप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले तो हमने देखा है इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी एडॉप्ट कर लिया था। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज एसेंशियल टू कवर द डेफिसिट इफ दे अकर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एक बड़ा फैक्टर था डेफिसिट कवर करने के लिए। अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर सकते थे। Also the profit of these banks would come into the government's treasury, और ये बैंक का प्रॉफिट डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजर में आता था। वंस दे वर नेशनलाइज, एक बार वो नेशनलाइज हो गए तो ऐसा होना ही था। अलॉन्ग विद दिस द पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसके साथ ही साथ डेवलपिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट किए। Lal Bahadur Shastri undertook the experiment of the Green Revolution in order to overcome food shortage and drought. लाल बहादुर शास्त्री इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, जिससे फूड शॉर्टेज और ड्रॉट इससे मुकाबला करके हम आगे आए। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन, अ ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज, मेड अ डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जब ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो कांग्रेस फोरम फॉर सोशल एक्शन, एक ग्रुप था कांग्रेस पार्टी का, उन्हें इंस्पायर किया सोशलिस्ट आइडियाज़ को, जिससे डिमांड बढ़ा नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इवन द कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड दिस डिमांड। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ये डिमांड को सपोर्ट किया था। आगे देखना है हमें 20 पॉइंट प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अनाउंस द 20 पॉइंट प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 1975। तो इंदिरा गांधी इन्होंने ये प्रोग्राम अनाउंस किया 1 जुलाई 1975 में, एंड रिजॉल्व टू मेक इफर्ट्स टुवर्ड्स रैपिडली बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। और एक डेवलप नेशन हमें बनना था, हमें इंडिया को बनाना था, तो उसकी तरफ एक बड़ा इफर्ट लिया है। द मेन प्रोविजन ऑफ द 20 पॉइंट प्रोग्राम आर एज फॉलोज। तो क्या मेन प्रोविजंस इसमें बनाई गई थी, प्रोग्राम्स क्या थे? लैंड सेलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चर लैंड, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, इंक्रीजिंग वाटर कंजर्वेशन ऑफ स्कीम्स। ये सारी स्कीम्स इसमें इन्वॉल्व की गई थी। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बाउंडेड लेबर, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन, इकोनॉमिक क्राइम्स एंड स्मगलिंग, ये स्टॉप करना था। रेवोल्यूशन ऑफ प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, इम्प्रूवमेंट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। तो बेसिक नेसेसिटीज जो थी उनके प्राइजेस रेगुलेट करने थे, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इम्प्रूव करना था। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय डेवलपिंग हैंडलूम सेक्टर एंड वेविंग लोन्स फॉर वीकर सेक्शंस, हाउसिंग कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मेकिंग एजुकेशनल इक्विपमेंट्स अवेलेबल टू स्कूल। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में ये ढेर सारी स्कीम्स इन्वॉल्व की गई थी। इश्यूज ऑफ वर्कर्स। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज स्टार्टेड इन मुंबई ऑन 11 जुलाई 1851। तो 1851 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल मुंबई में चालू हुई, और वो की थी बाय कवरजी दावर इन्होंने। इवेंचुअली मिल स्टार्टेड इन दादर, परल, भाईखला, शिवजी, प्रभा देवी एंड वर्ली। तो ये सारी एरियाज में मिल्स चालू हो गई थी। दिस पार्ट्स came to be known as
गिरगांव और टाउन ऑफ मिल्स। तो ये सब पार्ट गिरगांव या फिर टाउन ऑफ मिल्स ये नाम से जाना गया। In the 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic condition in other sectors. In some industries, the wages of the workers were increasing. तो वर्कर्स लोगों में उन दिनों में 1980s में एक अनरेस्ट फैला हुआ था, इकोनॉमिक कंडीशन जो ठीक नहीं थी, और कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स के वेजेस भी इंक्रीज़ किए गए। दे वर ऑल्सो गेटिंग मोर अमाउंट्स एज बोनस, और बोनस के तौर पे उनको ज़्यादा रकम भी मिलने लगी। दे वर गेटिंग मोर फैसिलिटीज़ दैन द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, और उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी मिलने लगी अदर इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स को। तो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स से ये तो अच्छा ही था बाकी सब वर्कर्स का। इन दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। तो दिवाली 1981 में सब वर्कर्स का एक्सपेक्टेशन था कि बोनस 20% मिले। द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वॉज निगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स, जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था वो निगोशिएट कर रहा था एम्प्लॉयज़ के साथ, ओनर के साथ, एग्रीड अपॉन 8 to 17% बोनस विदाउट टेकिंग द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने 8 to 17% तक का बोनस एग्री कर लिया, और ये इंफॉर्मेशन जो थी ये वर्कर्स को नहीं बताई क्योंकि उनके कॉन्फिडेंस से नहीं लिया गया था डिसीजन। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट, और बोनस में कट होना एक अनरेस्ट का कॉज बन गया। सम वर्कर्स वेंट टू डॉक्टर दत्ता सामंत, कुछ वर्कर्स दत्ता सामंत इनके पास गए। दे आस्क हिम टू एक्सेप्ट द लीडरशिप, और उनको कहा कि आप लीडरशिप एक्सेप्ट करो। वर्कर्स ऑफ 65 मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक, और 65 मिल्स के वर्कर्स एक साथ आ गए और उनको लीड करने लगे दत्ता सामंत। ऑन 18 जनवरी 1982 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक, और 1982 में 2 और उससे 2.5 लाख तक वर्कर्स स्ट्राइक पे गए। गिरगांव मिल स्टॉप रनिंग मेकिंग इट सीम्स लाइक मुंबई हार्ट स्टॉप थ्रोबिंग, और गिरगांव की मिल्स काम करना बंद हो गई, ऐसे लगा कि मुंबई का हार्ट ही रुक गया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर AR अंतुलय सेट अप अ कमिटी टू सॉल्व दिस इशू, ये इशू सॉल्व करने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, बाद में बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए। ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, और वो इंसिस्ट करते रहे कि वो किससे बात करेंगे, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बात करेंगे। डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड दैट द लॉ बी रिवोक्ड, और दत्ता सामंत इन्होंने डिमांड की कि ये लॉ जो है वो रिवोक किया जाए। इन द बिगिनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेजेस, स्टार्टिंग में जो वर्कर्स थे स्ट्राइक करने वाले उनको अपने नेटिव विलेजेस से हेल्प मिलती रही। इट वॉज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हेल्प ईच अदर, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं था एक दूसरे को मदद करना। दे सेट अप डिपार्टमेंटल कमिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड ग्रेन्स, उन्होंने डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई और फूड डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फंड्स, और फंड के फॉर्म से असिस्ट करने लगे। द लेफ्ट पार्टीज हैड सपोर्टेड द स्ट्राइक एज द स्ट्राइक ड्रैग ऑन, जैसे स्ट्राइक बढ़ता रहा efforts were made to split the striking workers ranks even as the strike completed 6 months, 6 महीने तक ये स्ट्राइक चलता रहा। The central government completely ignored it, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरह इग्नोर किया। The workers started a jail भरो agitation, वर्कर्स लोगों ने जेल भरो एगिटेशन चालू किया। In September 1982, 1.5 lakh workers took a march on the Legislative Assembly of Maharashtra, तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली पे 1.5 लाख वर्कर्स ने मार्च किया। इट डिडंट हेल्प एट ऑल, ये भी यूजफुल नहीं था। द स्ट्राइक कंप्लीटेड ईयर, स्ट्राइक को 1 साल हो गया। दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन ऑन फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए चलने वाला ये अकेला ही स्ट्राइक होगा। इन दिस पीरियड अबाउट 1.5 लाख वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, ये पीरियड में 1.5 लाख तक लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। एज पॉलिस्टर हैड कम इन टू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन क्लोथ, अभी पॉलिस्टर की डिमांड बढ़ गई थी कॉटन क्लोथ से ज़्यादा। द सेल ऑफ मिल्क क्लोथ हैड ऑलरेडी गॉट अफेक्टेड, और मिल्क क्लोथ का जो सेल था वो ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुका था। द मिल्स मूव फ्रॉम मुंबई टू सूरत इन गुजरात, और मिल्स मुंबई से सूरत यानी गुजरात में शिफ्ट हो गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज 13 टेक्सटाइल मिल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 13 टेक्सटाइल मिल को नेशनलाइज किया। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स डिड नॉट हेल्प टू रिजॉल्व द इशू, और जो आर्बिट्रेटर्स का अपॉइंटमेंट किया था उससे भी कुछ मदद नहीं मिली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी,
द ईयर 1991 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के हिस्ट्री में 1991 ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द 10th जनरल इलेक्शन पीवी नरसिम्हा राव बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। 10th जनरल इलेक्शन के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। He adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy. इंडिया की इकोनॉमी लिंक की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, इसके लिए उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। फॉर दिस फंडामेंटल चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, और इसके लिए इंडिया के इकोनॉमी में कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़े। इंडिया इकोनॉमी वॉज ब्रॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम। तो इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड के ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बेसिक चेंजेस करना जरूरी था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियन इकोनॉमी वॉज इन क्राइसिस सिचुएशन, और ये पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही खराब हो चुकी थी। बिफोर द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टुक चार्ज, चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज 70%। इन्फ्लेशन का रेट उनके पीरियड में था 17%। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1%, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था 1.1% से भी कम हो चुका था। इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओनली इनफ टू लास्ट फॉर इम्पोर्ट्स फॉर वीक, और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली 1 वीक के लिए इम्पोर्ट कर सकते थे, इतना ही बचा था। इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन, और डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि लोन कैसे पे करे, इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट, और उसका इंटरेस्ट कैसे भरे। ऐसी सिचुएशन थी इंडिया पे कि लोन पे नहीं कर सकते थे वर्ल्ड बैंक को, और इंटरेस्ट नहीं दे सकते थे वो लोन का। इन May 1991 द गवर्नमेंट हैड ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। May 1991 में गवर्नमेंट ने ट्राई किया इस सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए बाय सेलिंग सम ऑफ इट्स गोल्ड रिजर्व। तो अपना गोल्ड रिजर्व जो है, थोड़ा गोल्ड रिजर्व इंडिया ने बेचा ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। बिफोर द चंद्रशेखर गवर्नमेंट द वीपी सिंह गवर्नमेंट हैड इंकर्ड अ लायबिलिटी ऑफ ओवर 10,000 करोड़ रुपीस। सो वीपी सिंह गवर्नमेंट जो पहले के गवर्नमेंट थी, उन्होंने लायबिलिटी जो है ओवर 10,000 करोड़ के पार लेके गए थे। एंड ऑन द इकोनॉमी बाय वेविंग ऑफ द लोन्स ऑफ ऑल फार्मर्स। तो सब फार्मर्स के लोन वेव करने के लिए ये लायबिलिटी बढ़ चुकी थी। The proportion of internal loans of central and state governments together to the gross domestic product was 55%. So internal loans of central government और state government से बढ़ गए थे GDP बढ़ाने के चक्कर में। In 1980-81 foreign loan was 2,350 crores। इसीलिए जो फॉरेन से लिया हुआ लोन जो था 1980 से 81 तक का, वो तो कितना बन गया था, 2,000 करोड़ से ज़्यादा डॉलर में। It increased to 8,380 करोड़ डॉलर्स इन 1991, और इन 1990-91 में कितना बन गया, 8,000 करोड़ से ज़्यादा। एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ओनली 100 करोड़ डॉलर्स, और तभी जब 8,000 करोड़ से ज़्यादा लोन बाहर से लिया गया था, वर्ल्ड बैंक से लिया गया था, तो इंडिया के पास ओनली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 100 करोड़ तक डॉलर था। This also had the background of the increased oil price due to the invasion of Kuwait by Iraq। जो इन्वेशन किया कुवैत से इराक ने, तो इसकी वजह से ऑयल प्राइस भी बढ़ गए। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू रेज अ लोन, और लोन रेज करना इंडिया के लिए डिफिकल्ट बन गया था। इवन द नॉन रेसिडेंट इंडियंस स्टार्टेड विथड्रॉइंग देयर डिपॉजिट्स, और जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे वो अपना डिपॉजिट्स वापस ले रहे थे फॉरेन करेंसी से, इंडिया से। रेमेडीज, पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। सो पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह इनको फाइनेंस मिनिस्टर किया, और सोल्यूशन सिचुएशन सुधारने के लिए ट्राई किया। डॉक्टर सिंह अंडरटुक मेनी करेक्टिव मेजर्स, उन्होंने बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स ले। द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, और सिचुएशन चेंज होने लगी। ही रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करते थे उस पर रेस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी। रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम ऑफ 18 इंडस्ट्रीज, 18 इंडस्ट्रीज का लाइसेंस जो था वो हटा दिया। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग लॉस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ही ओपन ऑफ द पब्लिक सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर पहले से ही लॉसेस हो रहा था, लॉसेस में जा रहा था, तो उनसे लॉसेस से रिकवर करने के लिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर को कन्वर्ट किया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। In order to bring the share market under control, he established the Securities and Exchange Board of India (SEBI) in 1992
जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सेबी बोर्ड की स्थापना की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज कंप्यूटराइज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को कंप्यूटराइज किया। ही गिव प्रायोरिटी टू रिमूव द स्पेक्टर ऑफ रिसेशन, और उन्हें प्रायोरिटी दी कि जो रिसेशन जो है वो दूर हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। वो जब फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन, तो उनके पहले ही टेन्योर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इंडिया कुड रिकवर द गोल्ड मॉर्गेज विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, और इंडिया ने अपना गोल्ड मॉर्गेज किया था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, वो रिकवर कर लिया। द गवर्नमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एज वेल एज द मिडिल क्लास, गवर्नमेंट को सपोर्ट मिला कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास से। एज गवर्नमेंट ओपन अप द टेलीकॉम सेक्टर, गवर्नमेंट ने टेलीकॉम सेक्टर ओपन किया। मोबाइल फोन सर्विस स्टार्टेड ऑल ओवर द कंट्री। Dr. Manmohan Singh signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization, globalization. डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ और नई पॉलिसी लॉन्च की, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 इंडिया बिकम मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया। द ऑर्गेनाइजेशन हैड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, नीचे दिए हैं। टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो होगा वो फ्री होगा। टू पुट टू एन एंड ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो हटा दिए गए। रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, रूल्स एंड पॉलिसीज वो हटा दिए गए। इन द वे ऑफ इंटरनेशनल फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड करने के लिए जो करना था वो सब उन्होंने किया। टू रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मल multi-party mechanism. General agreement on tariffs and trade GATT exists at the international level before the World Trade Organization came into being. So GATT ये जो पहले से ही international level पे existed था। It regulated commerce in India. There were opposed extreme views about the World Trade Organization. So ये regulate करने के लिए ज़रूरी था और उसी के लिए अपोज जो थे, एक्सट्रीम व्यूज जो थे बहुत सारे थे WTO के अगेंस्ट। इट इंडिया डिसाइड टू टेक इट्स मेंबरशिप, फिर भी इंडिया ने मेंबरशिप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ले ली। द प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, ये सब के लिए प्रोविजंस की गई। द सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली commercialized since India became member of the World Trade Organization. तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स, वाटर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये तुरंत कमर्शलाइज होने लगे जैसे इंडिया मेंबर हो गया। एज पर द वेरियस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैज़ मेड अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन डिफरेंट एरियाज। तो जो रिपोर्ट्स बनाए गए, रिपोर्ट्स के तहत ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने बहुत सा इम्प्रूवमेंट कर लिया है। लाइक रिडक्शन इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL जो थी उसमें रिडक्शन हो गया, पॉपुलेशंस में डिक्लाइन हो रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ अच्छी थी रिगार्डिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इंडिया साइन द साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो था इंडिया ने साइन किया। Along the lines of the World Trade Organization, India removed the import restrictions on several commodities. इंडिया ने import restrictions भी हटा दी कुछ commodities के लिए, जैसे SAARC countries. इंडिया also gave discount on import duties. इंडिया ने डिस्काउंट भी चालू किया import duties पे. इंडिया open up the insurance sector to private and foreign investment. इंडिया ने insurance sector और open किया private और foreign investment के लिए. In this way, we have learnt about the journey of India's economy. तो मेन जो इंडिया की जर्नी है इकोनॉमिक्स की, जो 1991 में चेंज हो गई, ये पूरी जर्नी यहाँ पे हमें देखने को मिली है टॉपिक में। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। मिक्स इकोनॉमी से जो जर्नी चालू हुई थी ग्लोबलाइजेशन पे आ चुकी है अभी तक। सो ये सब ये टॉपिक हमें सीखने को मिला। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे अबाउट द इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स में इंडिया ने कैसे और किस तरह से प्रोग्रेस किया है। तो ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है और ये वीडियो भी यहाँ पे एंड होगा। अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।